हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पहले वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देख लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें थी इसमें, कौन कौन से संस्कार थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक दोष आ गए थे। कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ गई थी। स्त्रियां तथा शूद्र हे दृष्टि से देखे जाने लगे थे और उनकी शिक्षा की उपेक्षा हो रही थी। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। उनके धार्मिक विचारों से जो क्रांति उत्पन्न हुई, उसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली सामने आई, जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। कहने का मतलब है, जब तक ऋग वैदिक काल चलता रहा तब तक शिक्षा बहुत अच्छी रही, उसमें कोई भी दोष नहीं था। लेकिन जैसे ऋग वैदिक काल गया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, तो उस समय जो शिक्षा थी या धर्म था, उसमें अनेक दोष आ गए। नए नए कर्मकांड आ गए सामने कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। ऐसे करके कई सारे दोष आ गए। जो स्त्रियां थी, जो शिक्षा थी, इन्हें हे दृष्टि से, मतलब नफरत की दृष्टि से देखा जाने लगा। इनकी शिक्षा की उपेक्षा हो रही थी, इन्हें शिक्षा नहीं दी जा रही थी। ठीक है, कह रहे थे इन्हें शिक्षा देकर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जब होने लगी, तो उस समय क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो उनके जो धार्मिक विचार थे, उन्होंने जो विचार दिए, उससे एक नई क्रांति आ गई। और उसका प्रभाव उस समय की जो शिक्षा प्रणाली था उस पर पड़ा। जब उस पर प्रभाव पड़ा, तो परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली सामने आई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पूछा जाए कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कैसे आई, क्यों आई, तो आपको ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर देखते हैं कि आर के मुखर्जी ने क्या कहा है। तो आर के मुखर्जी ने कहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणकालीन शिक्षा प्रणाली का ही परिवर्तित रूप है। कहने का मतलब है, ब्राह्मणकालीन शिक्षा प्रणाली को हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली भी कह सकते हैं। तो आर के मुखर्जी ने कहा कि बौद्धकालीन जो शिक्षा है, वो प्राचीन ब्राह्मणकालीन शिक्षा प्रणाली का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो देखिए, शिक्षा के उद्देश्य हर कोई भी शिक्षा हो, सब में सेम रहते हैं। ठीक है, चाहे बौद्ध युगीन हो, चाहे मुस्लिम युगीन हो, चाहे वो वैदिक युगीन हो। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य सेम रहेंगे, बस थोड़ा अंतर रहेगा। जैसे इसमें पहला उद्देश्य है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। अगर हम बौद्ध युगीन की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना हो जाएगा। अगर मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना हो जाएगा, इसका उद्देश्य। दूसरा है चरित्र का निर्माण करना। तो कोई भी शिक्षा हो, चरित्र का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें है मोक्ष की प्राप्ति। जैसे हम लोग वैदिक काल में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे मोक्ष से मतलब निर्वाण की प्राप्ति है। ठीक है, तो बौद्ध युगीन शिक्षा के उद्देश्य में जो मोक्ष की प्राप्ति लिखा है, तो इसका मतलब है कि निर्वाण की प्राप्ति। फिर व्यक्तित्व का विकास करना, भावी जीवन के लिए तैयार करना, तो शिक्षा का उद्देश्य ये होता ही है। फिर है साहित्य व संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना। ठीक है, जो भी साहित्य है, जो भी संस्कृति है, उसका आप संरक्षण करेंगे, उसे बचाए रखेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो बौद्ध जो युगीन शिक्षा थी वो ये बताती थी। फिर है कि लोक कल्याण, सभी के कल्याण की बात होगी, अहिंसा पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, बालक का बौद्धिक विकास और भेदभाव का अंत करना, क्योंकि सभी को शिक्षा दे रहे थे ये, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ठीक है, कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, शूद्रों को नहीं दी जाएगी, तो सभी को शिक्षा मिल रही थी, तो भेदभाव का अंत हो रहा था। ठीक है, तो ये थे बौद्ध युगीन शिक्षा के उद्देश्य। आपको पॉइंट याद अच्छे से कर लेने। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स को अगर आता है 2 नंबर में, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी। यहाँ प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब जैसे वैदिक युग में क्या होता था, जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुलों में होती थी, और गुरुकुल काफ़ी दूर बनाए जाते थे, जंगलों वगैरह में। लेकिन बौद्ध युगीन शिक्षा कैसी होती थी, तो इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों में दी जाती थी या बिहारों में दी जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सारी शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, दूसरा है कि शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। सार्वभौमिक से मतलब है कि सभी के लिए शिक्षा थी। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आपको एक जाति के लोगों को मिलेगी या एक धर्म के लोगों को ही मिलेगी। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी के लिए शिक्षा थी। तीसरा है शिक्षा समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। जैसे वहाँ पर हम संस्कार करते थे वैदिक युग में, वहाँ पे उपनयन संस्कार होता था जब हम क्लास शुरू करते थे, और लास्ट में समावर्तन संस्कार होता था। वैसे ही बौद्ध युगीन में क्या होता था कि जब शुरुआत होती थी तो प्रवज्जा संस्कार होता था, और जब शिक्षा समाप्ति होती थी तो उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है,
तो ये भी याद रखना। फिर है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, कोई भी रुपये वगैरह नहीं लगता था, ठीक है, पूर्णतः निःशुल्क थी। फिर शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र जो होता था इसमें संघ होता था, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका जो मूल था, मूल केंद्र जो था वो संघ था, उसी के आसपास उसी के नियम चलते थे, उसी की बातें मानी जाती थी, ठीक है, जो वो कहता था वही हेड था, ये समझ लो। फिर है कि बौद्ध शिक्षा में भी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। जो बौद्ध शिक्षा थी उसमें जो संस्कार थे उन्हें महत्व दिया जाता था। जैसे वैदिक युग में भी संस्कारों को महत्व दिया जाता था, वैसे ही बौद्ध शिक्षा में भी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। फिर है कि शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी, ठीक है, जो जनतांत्रिक सिद्धांत थे उन्हीं के ऊपर ये शिक्षा प्रणाली आधारित थी। अब हम देखेंगे बौद्ध युगीन शिक्षा के केंद्र। हमने वैदिक युग में शिक्षा के केंद्र देखे थे कि कहाँ कहाँ पे वैदिक शिक्षा दी जाती थी, कौन से प्रमुख केंद्र थे। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध युग में कौन से शिक्षा के केंद्र थे जहाँ पे उस समय बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता होगा कि बिहार में था। वल्लभी विश्वविद्यालय ये आपका गुजरात में था। विक्रमशिला, तक्षशिला, काशी, मिथिला, दंतपुरी एवं जगदला थे, ठीक है। तो बौद्ध युगीन शिक्षा के केंद्र अच्छे से याद कर लेना, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बौद्ध युगीन शिक्षा के केंद्र कौन से थे, ठीक है। तो कौन कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला, काशी, मिथिला, दंतपुरी और जगदला। और ये काफ़ी फेमस थे। नालंदा तो काफ़ी फेमस था, इसमें तो बाहर से लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको पता होगा हेनसांग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आके शिक्षा ग्रहण की थी। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। तो बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? जैसे हमने वैदिक काल में पाठ्यक्रम पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें वो सिखाते थे, वैसे इसमें बात करेंगे। तो इस शिक्षा प्रणाली का जो पाठ्यक्रम था वो सैद्धांतिक व व्यवहारिक था, ठीक है। जो भी पाठ्यक्रम था वो सैद्धांतिक था, सिद्धांतों पर आधारित था और व्यवहारिक था। धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया जाता था, ठीक है। जो धार्मिक साहित्य पाठ्यक्रम था उसमें हम लोग क्या किसका अध्ययन करते थे? तो जो बौद्ध साहित्य था उसका अध्ययन करते थे। मतलब महात्मा बुद्ध के जो उन्होंने जो उपदेश वगैरह दिए उनका अध्ययन करते थे। और लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते थे? तो लेखन का, गणित का, कृषि का, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या, शिल्पकला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। तो याद रखना दो प्रकार का पाठ्यक्रम था, एक धार्मिक पाठ्यक्रम जिसमें बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते थे, और जो लौकिक पाठ्यक्रम था जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, ठीक है। बौद्ध काल में लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या, शिल्पकला आदि विषय पढ़ाए तो जाते थे, लेकिन इन पर कम फोकस किया जाता था। धार्मिक साहित्य पर ज़्यादा फोकस करते थे ये लोग, ठीक है। बौद्ध शिक्षा मूलतः तो धार्मिक थी, किंतु सामान्य व्यवसायों जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प, निर्माण कला की भी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो इसके साथ साथ कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो व्यवसायों से रिलेटेड शिक्षा जो होती है आपकी, कताई है, बुनाई है, सिलाई है, शिल्प, निर्माण कला, इनकी भी शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी, ठीक है। मतलब स्त्रियों की जो शिक्षा दी जाती थी उनकी स्थिति क्या थी? तो बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली पहली जो महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी, और ये थी महात्मा बुद्ध की मौसी, ठीक है। याद रखना महात्मा बुद्ध की जो माँ थी उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया था। उसके बाद इनका जो लालन पालन था वो प्रजापति गौतमी, इनकी जो मौसी थी, इन्होंने ही किया था, ठीक है। और यही पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लिया था। मठ बिहार में महिलाओं को भिक्षुओं के रूप में रहना पड़ता था, उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो ये थी बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की स्थिति। और ये भी बात थी कि उसमें जो स्त्रियां प्रवेश लेती थी वो मोस्टली कुलीन वर्ग की होती थी, जो काफ़ी अमीर होती थी, अच्छे घर की होती थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी इसमें प्रवेश लेने में। लेकिन जो गरीब होती थी, सामान्य स्त्रियां जो होती थी, उन्हें दिक्कत होती थी। अब हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख संस्कार। जैसे वैदिक युग में हमने पढ़े थे संस्कार, अब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी दो संस्कार होते थे। उसमें तो काफ़ी संस्कार थे वैदिक युग में, लेकिन बौद्धकालीन में सिर्फ दो संस्कार थे। पहला था प्रव्रज्या संस्कार। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों का संस्कार होता था, ठीक है। जो भी बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उन्हीं का ये संस्कार होता था, प्रव्रज्या संस्कार। और प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बाहर जाना। याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है कि प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। अतः प्रव्रज्या संस्कार से तात्पर्य है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को संपन्न कराता था। प्रव्रज्या के इच्छुक बालक जो होते थे वो सिर के बाल मुड़वाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेककर शरण त्रय लेता था। कहने का मतलब है जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हीं का ये संस्कार किया जाता था। प्रव्रज्या संस्कार सिर्फ उन्हीं का होता था जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, और इसका अर्थ होता है बाहर जाना। कहने का मतलब है शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर जाना ही प्रव्रज्या संस्कार कहलाता है, ठीक है। और ये कौन कराता है? तो मठ में, जो भी मठ होता है वहाँ का जो सबसे बड़ा भिक्षु होता है, ठीक है, जो सबसे एजिड होगा, एजिड कह सकते हैं, या सबसे अनुभव वाला जो होगा वही इसे कराएगा,
ठीक है, उसमें क्या होता है प्रपंच संस्कार में, जो बालक होता है जिससे प्रपंच संस्कार जिसका होना है, वो क्या करेगा, सिर के बाल कटाएगा पूरे। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर वो बिच्छू के चरणों में माथा टेकेगा और शरण त्रय लेता है। अब शरण त्रय क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। शरण त्रय से मतलब है बालक बुद्धम शरणम गच्छामि, धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। ठीक है, तो इसी को शरण त्रय कहते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि, इसका उच्चारण करता था। जो प्रवज्ञा होता है वो 8 वर्ष के बालक को दिया जाता है। ठीक है, जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तब उसका प्रवज्ञा संस्कार होता है। तथा प्रवज्ञा के बाद जो विद्यार्थी होता है वो सामनेर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सामनेर कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी बालक का जब तक प्रवज्ञा संस्कार नहीं होता तब तक उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही उसका प्रवज्ञा संस्कार हो गया, उसे जो संघ होता है, जो मठ होता है, उसमें जगह मिल जाती रहने को, तब उसे सामनेर कहा जाता है। याद रखना, 1 नंबर में पूछा जाता है हमेशा कि सामनेर किसे कहते हैं। तो जब बालक होता है उसका प्रवज्ञा संस्कार हो जाता है, उसके बाद उसे हम सामनेर कहते हैं और उसे मठ में ही रहना होता है। ठीक है, तो ये था प्रवज्ञा संस्कार आपका आता है 1 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरा संस्कार है उपसंपदा संस्कार। याद रखना, पहला था प्रवज्ञा और दूसरा है उपसंपदा संस्कार। ये कब होता है, तो बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। यह बौद्ध पद्धति का द्वितीय तथा अंतिम संस्कार था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के बाद सामनेर पक्का भिक्षुक बन जाता था। उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था। बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 मार्ग होते थे। पहला कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और दूसरा आजन्म भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, जो दूसरे मार्ग को अपनाते थे उन्हीं छात्रों का उपसंपदा संस्कार होता था। कहने का मतलब है 8 वर्ष से आपकी शिक्षा प्रारंभ हो रही है। जो प्राथमिक शिक्षा है वो 8 वर्ष से शुरू हो रही है और 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, तो 12 वर्ष की जब शिक्षा आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पास 2 मार्ग होते हैं। या तो आप अपने घर चले जाएं, ठीक है, गृहस्थ जीवन स्वीकार करें, ठीक है, शादी आदि जो भी है आपकी हो, गृहस्थ जीवन अपना बिताएं। दूसरा मार्ग होता है कि आप आजीवन मठ में ही रहें और जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करें। जो दूसरा मार्ग चुनते थे सिर्फ उन्हीं लोगों का उपसंपदा संस्कार होता था। याद रखना, ठीक है, खाली उन्हीं लोगों का उपसंपदा संस्कार होता है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करते, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आजीवन मठ में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं का उपसंपदा संस्कार होता है। और ये कितने वर्ष का होता है, तो याद रखना 12 वर्ष की जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसके बाद ये होता है, मतलब लगभग 20 वर्ष का जब बालक हो जाता है तब उसका उपसंपदा संस्कार होता है। तो दोनों चीज़ें याद रखना अच्छे से। उपसंपदा संस्कार मठ के समस्त भिक्षुओं के समक्ष एक उत्सव के रूप में होता था। सामने भिक्षुओं का वेश धारण करके हाथ में कमंडल तथा कंधे पर चीवर लेकर अन्य भिक्षुओं को प्रणाम करके बैठ जाता था। सभी भिक्षुक जनतांत्रिक विधि से बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे कि वह उपसंपदा का अधिकारी है अथवा नहीं। उपसंपदा प्राप्त भिक्षुक बौद्ध मठ का स्थायी सदस्य बन जाता था। कहने का मतलब है जब भी किसी बच्चे का उपसंपदा संस्कार होता था तो ये लोग एक उत्सव के रूप में उसे मनाते थे। जितने भी भिक्षु थे मठ में वो क्या करते थे, घेरा लगाकर बैठ जाते थे। ठीक है, और जो सामनेर होता था, क्योंकि अभी तक सामनेर कहलाएगा वो, तो जो सामनेर होता है वो क्या करता है, बिल्कुल भिक्षुओं का वेश धारण करता है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनता है, हाथ में उसके कमंडल होता है, कंधे पर चीवर होता है। ठीक है, और ऐसे लेकर वो क्या करता है, सभी भिक्षुओं को प्रणाम करता है और बैठ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो भिक्षु होते हैं वो तो या तो प्रश्न वगैरह उससे करते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट वगैरह लेते हैं, या क्या करते हैं आपस में सब लोग बातचीत करते हैं और जनतांत्रिक विधि से बहुमत के आधार पर ये निर्णय लेते कि उसे उपसंपदा का संस्कार दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, वो उसका अधिकारी है या नहीं है। अगर वो अधिकारी होता है तो उसे उपसंपदा संस्कार दिया जाता है। उसके बाद जो भिक्षुक होता है, जो सामनेर होता है, वो बौद्ध मठ का स्थायी सदस्य बन जाता है। तब उसे सामनेर नहीं कहते, तो वो भिक्षुक बन जाता है। ठीक है, जब स्थायी सदस्य बन जाएगा तो उसे सामनेर नहीं कहेंगे, भिक्षुक कहेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको उपसंपदा संस्कार के अंदर लिखनी है। ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, तो अच्छे से याद करना और इसे कन्फ्यूज बिल्कुल मत करना। उपनयन संस्कार होता था आपका किसमें, तो वो वैदिक काल में होता था, लेकिन उपसंपदा संस्कार होता है आपका बौद्ध काल में। दोनों से कंफ्यूज नहीं करना, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद क्या है कि जब प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती है, 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता है। ठीक है, जब भी किसी का उपसंपदा संस्कार हो जाता है उसके बाद जो नया भिक्षु होता है, जो नया भिक्षु होता है, उसे 10 नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, उसका संकल्प लेना होता है कि वो 10 चीज़ें बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, पहला क्या था नियम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो 10 नियम आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे कि जीव हत्या ना करना, किसी भी जीव की वह हत्या नहीं करेगा। दूसरा है चोरी नहीं करेगा, शुद्ध रहेगा मतलब अच्छा आचरण करेगा। असत्य ना बोलना मतलब कभी झूठ नहीं बोलेगा। मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, जो भी मादक पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं करेगा। समय पर भोजन करेगा।
नृत्य, संगीत और तमाशा जो भी होते हैं, ठीक है, उनसे दूर रहेगा। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा, जैसे परफ्यूम डालकर नहीं बैठेगा, है ना। तो जितने भी श्रृंगार की चीज़ें हैं उनका प्रयोग नहीं करेगा। भूमि शयन करना मतलब किसी की भूमि पर अधिकार नहीं जमाएगा, मतलब ज़मीन पर सोएगा, ठीक है। फिर है स्वर्ण चांदी दान ना लेना, मतलब जितनी भी महंगी वस्तुएं उन्हें कभी दान में नहीं लेगा। तो ये 10 संकल्प थे जो उसे करने पड़ते, जो भी उपसमदा संस्कार ले लेता था नव भिक्षु, ठीक है। 12 मास का क्या होता है इसमें, तो 12 मास का एक शिक्षण सत्र होता है। जैसे हम लोग 1 साल का एक शिक्षण सत्र होता है, वैसे इसमें भी क्या है कि 1 साल का ही एक शिक्षण सत्र होता था। पठन पाठन जो था वो प्रातःकाल से मध्याह्न, मतलब सुबह से शुरू हो जाता था, आपका दोपहर तक चलता था। भोजन वोजन करने के बाद शाम को चलता था, ठीक है। और अवसर के अनुसार अवकाश भी होते थे, जो भी अगर कुछ विशेष अवसर पड़ता था तो उनके अवकाश वगैरह भी किए जाते थे। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इन 10 को याद रखना कि 10 नियम कौन से थे जिनका संकल्प करता था वो। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधि की। तो देखिए शिक्षण विधि के बारे में या गुरु शिष्य संबंध कैसा था, ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना कि जो शिक्षण विधि थी बौद्धकालीन शिक्षा में वो मौखिक थी, जैसे वैदिक युग में थी उसमें भी मौखिक थी, और जो जो बौद्धकालीन शिक्षा आई इसमें भी जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक ही थी। और जो शिक्षण का जो माध्यम था वो जनभाषाएं व पाली थी। जैसे कि जब हम वैदिक युग पढ़ रहे थे, वैदिककालीन शिक्षा पढ़ रहे थे, उसमें जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी। लेकिन इसमें क्या था, तो शिक्षण का माध्यम इसमें जनभाषाएं थी अथवा पाली थी। पाली भाषा उस समय जनभाषा ही कहलाती थी, ठीक है। पाली भाषा जो थी वो उस समय की जनभाषा थी, उसमें पाली भाषा ज़्यादा फेमस थी। तो जो शिक्षण दिया जाता था वो या तो उनकी जनभाषा में दिया जाता था या पाली भाषा में दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या कि रटने पर जोर था, उस समय भी रटने पर जोर दिया जाता था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विधि विधियों का महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। जिस पर भी अंडरलाइन है, खाली उन्हीं चीज़ों को आपको याद करना है कि उस समय भी रटने पर जोर दिया जाता था। ये इसकी एक तरीके से मान लो कि निगेटिविटी थी। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद विधियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उसके बाद गुरु शिष्य संबंध की बात करें तो गुरु शिष्य का जो संबंध था वो स्नेहपूर्ण था। शिष्य का पवित्र कर्तव्य था कि वह गुरु की सेवा करे, उनकी दिनचर्या का ख्याल रखे, साफ सफाई, भिक्षा द्वारा भोजन की व्यवस्था करे और गुरु की आज्ञा का पालन करे, ठीक है। तो गुरु शिष्य का जो संबंध था यहाँ पे भी स्नेहपूर्ण था, एक दूसरे से स्नेह रखते थे। और शिष्य का जो सबसे अच्छा कर्तव्य था, जो पवित्र कर्तव्य था वो क्या था, तो कि वह गुरु की सेवा करे, उनकी दिनचर्या का ख्याल रखे, जो मठ वगैरह था उसकी साफ सफाई रखे, भिक्षा द्वारा भोजन की व्यवस्था करे, ठीक है। वो अपने ही भोजन की व्यवस्था नहीं करता था, गुरुओं के भी भोजन की व्यवस्था करता था, और गुरु की आज्ञा का पालन करे। तो ये था गुरु शिष्य संबंध, ठीक है। 1 नंबर में आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। तो देखिए शिक्षा कितनी भी अच्छी हो, ठीक है, कोई भी काल की शिक्षा कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसमें दोष हमेशा होते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा में भी कुछ दोष थे। पहला था कि सामान्य लोगों की शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं थी, मतलब जो सामान्य लोग थे उनके लिए शिक्षा की कोई समान व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि जो व्यक्ति मठ में प्रवेश लेता था उसकी तो शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने अच्छे से कर रखी थी। कहने का मतलब ये था कि जो बौद्ध लोग थे, जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, ठीक है, वो उन्हें वैसी शिक्षा नहीं मिलती थी। उन्हें शिक्षा तभी मिलेगी जब वो मठ में प्रवेश लेंगे, ठीक है। अगर वो मठ में प्रवेश नहीं लेना चाहते तो उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। दूसरा है कि बौद्ध शिक्षा के धर्म पर आधारित होने के कारण इसमें केवल आध्यात्मिक विकास पर ही बल दिया जाता था। मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी तो कह सकते हैं कि इसमें जो लौकिक विषय थे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इसमें सिर्फ आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है कि बौद्ध शिक्षा से केवल धनी, संपन्न एवं कुलीन वर्ग की जो स्त्रियां थीं वही लाभान्वित रहीं, ठीक है। उन्हीं को खाली लाभ मिला, वही प्रवेश ले सकती थी उसमें और उन्हें शिक्षा मिल सकती थी। लेकिन जो समान वर्ग की स्त्रियां थीं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अभी भी बराबर नहीं थे, ठीक है। तो ये भी एक दोष हो गया इसका। फिर है कि अहिंसा में विश्वास रखने के कारण बौद्ध काल में अस्त्र शस्त्र निर्माण तथा सैनिक प्रशिक्षण की कोई ध्यान नहीं दिया गया। मतलब अहिंसा पे ये लोग विश्वास रखते थे, इसलिए कभी अस्त्र शस्त्र निर्माण करने की बात या उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देने के पे कभी भी ध्यान नहीं देते थे। इससे क्या होता था, और ये क्यों ज़रूरी होती, किसी भी देश के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती कि मान लिया किसी ने आक्रमण कर दिया तो आप क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे खुद को। तो अहिंसा में विश्वास रखने के कारण ये लोग अस्त्र शस्त्र निर्माण भी नहीं करते थे, ना ही सैनिक प्रशिक्षण पर ध्यान देते थे। तो ये भी बौद्धकालीन शिक्षा का बहुत बड़ा दोष था, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं, 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ। अब हम बात करेंगे बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में क्या क्या समानता थी और क्या क्या असमानता थी, ठीक है। अच्छे से इन पॉइंट्स को याद करना, इससे आपको वैदिक शिक्षा भी लिखने को आ जाएगी और बौद्ध शिक्षा भी आप आराम से लिख लेंगे। तो पहली समानता थी कि लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का जो लक्ष्य था वो निर्वाण प्राप्ति था, वैदिक शिक्षा का जो लक्ष्य था वो मोक्ष प्राप्ति थी। दोनों सेम ही चीज़ें हैं, इसलिए इसमें अंतर नहीं बताया गया, दोनों समानता है। इसका लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है।
दोनों शिक्षा जो है इनका प्रारंभ 8 वर्ष की आयु से ही होता है, चाहे बौद्ध शिक्षा हो चाहे वैदिक शिक्षा हो, तो ये भी समानता होगी। तीसरी समानता क्या है कि शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता है। बौद्ध शिक्षा का भी जो शिक्षा का प्रारंभ है वो किससे होता है, तो आपका संस्कार से होता है। वैसे ही वैदिक शिक्षा में भी क्या है कि शिक्षा का जो प्रारंभ है वो भी किससे होता है, वो भी संस्कार से होता है। तो वैदिक शिक्षा का जो प्रारंभ है वो उपनयन संस्कार से होता है, जबकि जो आपका ये है बौद्ध शिक्षा इसका प्रारंभ किससे होता है, तो ये होता है आपका प्रवज्य संस्कार से। फिर लास्ट पॉइंट है आपका कि भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या है, और इसमें भी भिक्षाटन है शिष्य की दिनचर्या की, मतलब भिक्षा प्राप्त करेगा उसी से अपना जीवन यापन करेगा। बौद्ध शिक्षा में भी ऐसे ही था, वैदिक शिक्षा में ऐसे ही था। ठीक है, तो ये होगी समानता। अब हम बात करेंगे असमानता की कि क्या क्या अंतर था दोनों में। तो देखिए जो बौद्ध शिक्षा थी इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना मेन मकसद था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, यही इसका मकसद था। जबकि ब्राह्मण जो धर्म था, जो वैदिक धर्म था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते नहीं थे। ठीक है, और शिक्षा इनमें से दी जाती थी, लेकिन ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मकसद नहीं था। दूसरा असमानता क्या है कि जो बौद्ध शिक्षा थी इसमें संघ का वर्चस्व था, संघ की बातें मानी जाती, संघ के नियम चलते थे। ठीक है, संघ सबसे ऊपर था। जबकि वैदिक शिक्षा में क्या था कि गुरु का वर्चस्व था, जो गुरु चाहेगा वही होगा, गुरु के नियम चलते थे। फिर तीसरा क्या है कि जो बौद्ध शिक्षा थी इसमें समुदाय प्रधान थी, जो बौद्ध शिक्षा थी वो समुदाय प्रधान थी, जबकि वैदिक शिक्षा परिवार प्रधान थी। ठीक है, परिवार को ध्यान में रखते हुए दी जाती थी। फिर बौद्ध शिक्षा क्या है कि कालांतर में विलासता की ओर अग्रसर हो गई, जबकि वैदिक शिक्षा थी कि जीवन सादगीपूर्ण था इसका। विलासता की ओर अग्रसर से मतलब है कि इसमें क्या कि आपको आपने उपसंपदा संस्कार करा लिया तो जीवन भर आपको वहीं रहना है। ठीक है, आप इधर उधर नहीं जा सकते। ठीक है, गृहस्थ जीवन नहीं ले सकते। लेकिन जो वैदिक शिक्षा थी इसमें ऐसे कुछ नियम नहीं थे, आप जीवन जो इसमें था वो सादगीपूर्ण था। तो ये थे असमानता दोनों के बीच में। उसके बाद क्या कि जो आपका बौद्ध धर्म था इसमें बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था। ठीक है, जब आपका उपसंपदा संस्कार हो जाता था उसके बाद आपको हमेशा ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या था वैदिक शिक्षा में, इसमें समावर्तन संस्कार के बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट होता था आपका तो समावर्तन संस्कार होता था। जब शिक्षा ग्रहण कर लेता था बालक तो समावर्तन संस्कार करते थे, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता था, क्योंकि हर चीज़ का इसमें टाइम फिक्स था वैदिक शिक्षा में। ठीक है, कि पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद गृहस्थ का पालन करना है, फिर वानप्रस्थ। ठीक है, ऐसे करके हर चीज़ का नियम था कि कौन सी एज पर क्या चीज़ करनी है आपको। ठीक है, तो इसमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन जो बौद्ध शिक्षा थी इसमें आप नहीं कर सकते थे, इसमें आपको आजीवन ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था। उसके बाद है कि बौद्ध से कालीन शिक्षा में क्या होता था, जो संघ होते थे इसमें स्त्री और पुरुष साथ रहते थे, जबकि गुरुकुल में ऐसा संभव नहीं था। गुरुकुल में सिर्फ पुरुष रहते थे, ठीक है, स्त्रियां नहीं रहती थी। और जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसका जो माध्यम था वो पाली भाषा थी या जन भाषा थी। ठीक है, जन सामान्य की जो भाषा थी वो थी। लेकिन जो वैदिककालीन शिक्षा थी इसका जो माध्यम थी वो संस्कृत भाषा थी। फिर क्या है कि ये जाति धर्म से परे थी। जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो सभी जाति के लोग ले सकते थे, सभी धर्म के लोग ले सकते थे, तो जाति धर्म से परे थी। लेकिन जो वैदिककालीन शिक्षा थी वो जाति पर आधारित थी। फिर क्या है कि संघ का विद्यालय पर नियंत्रण होता था। जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें जो संघ होता था उसका विद्यालय पर नियंत्रण होता था, जबकि गुरुकुल जो होता था वो नियंत्रण से मुक्त होता था। इस पर किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सब कुछ गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी असमानता। ठीक है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, 8 पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको और भी जगह पे हो जाएगा। आपको विशेषता लिखनी होगी तो आप विशेषता में भी ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए। तो पहला था संघ में प्रवेश के बाद छात्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, इसका भी जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या आया कि सिद्ध व्यवहारिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सामनेर को ही सिद्ध व्यवहारिक कहा जाता है। तो याद रखना, जब छात्र का प्रवज्या संस्कार हो जाता है तो उसे सामनेर भी कहते हैं और सिद्ध व्यवहारिक भी कहते हैं। फिर आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है कि सिद्ध व्यवहारिक किसे कहा जाता है, सामनेर को। ठीक है, तो याद रखना, जो बालक होता है उसका जब प्रवज्या संस्कार हो जाता है तो उसे सामनेर कहते हैं। ठीक है, और सामनेर को ही हम लोग सिद्ध व्यवहारिक भी कह सकते हैं। हो सकता है आपको सिद्ध व्यवहारिक दे दे, सामनेर ना दे, तो सिद्ध व्यवहारिक और सामनेर एक ही चीज़ है। फिर है कि बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ किस आयु में होता है, ये आपको पता होगा अच्छे से कि 8 वर्ष की आयु में होता है बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ। फिर क्वेश्चन था कि बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी, मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी शिक्षण विधि थी। फिर है कि प्रवज्या और उपसंपदा संस्कार से आप क्या समझते हैं। देखिए, काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, अच्छे से अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये सारे के आंसर आप दे लेंगे। ठीक है, इतने टफ नहीं है ये क्वेश्चन, काफ़ी आसान है। फिर है कि बौद्धकालीन शिक्षा किन बिंदुओं पर वैदिककालीन शिक्षा से अलग थी, तो मैंने पॉइंट्स आपको बताए दिए, आप आराम से अंतर कर लेंगे कैसे कैसे ये अलग है।
ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। देखिए, अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अभी मेरे पास जिस चीज़ के नोट्स होंगे उस चीज़ के तो मैं नोट्स आपको दूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मुझे नोट्स मिल जाएं। अभी मैं क्या कि मैं इधर उधर से काफ़ी आसान लैंग्वेज में नोट्स बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है, याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो, समझने में भी दिक्कत ना हो। इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। नोट्स खुद बनाइए अच्छे से, अपनी अगर लैंग्वेज में बनाएंगे, जब खुद लिखेंगे तो वो चीज़ आपको एग्जाम टाइम में जल्दी याद होगी, ठीक है। दूसरे के नोट्स आपको इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, अपने नोट्स अच्छे से याद होंगे, जल्दी याद हो। वैसे ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही बना दिया था, लेकिन गलती में क्या हुआ, जल्दी जल्दी में जब इमेजेस डिलीट कर रहा तो मैंने वीडियो ही डिलीट कर दिया, तो काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो। लेकिन कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।